करने लगा कि कम से कम उसके बैगेज को ही चेक इन करवा दिया जाए। मंजीत को वैंकूवर से टोरंटो तक की फ्लाइट पकड़नी थी, जहां एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क में उसका टिकट बुक था, जिससे टोरंटो से मॉन्ट्रियल और फिर लंदन होते हुए न्यू दिल्ली और मुंबई पहुंचना था। मंजीत चाहता था कि उसका बैगेज सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन कर दिया जाए, ताकि टोरंटो में उसे दोबारा परेशानी न उठानी पड़े। लेकिन जेनी ने जब ऐसा करने से भी मना कर दिया तो मंजीत गुस्से में आकर जिद पर अड़ गया। उस दिन लाइन काफी बिजी चल रही थी और उसका टिकट भी बिजनेस क्लास का था, इसलिए जेनी ने वैल्यूड कस्टमर समझते हुए उसका टिकट कंफर्म कर उसे उसके बैगेज समेत चेक इन करा दिया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि कुछ देर बाद इसी एयरपोर्ट पर सेम कहानी एक बार फिर से दोहराई गई। इस बार एल सिंह नाम का एक आदमी कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में एक दूसरा सूटकेस चेक इन करता है। एल सिंह ने भी एक कनेक्टिंग टिकट बुक करवाया था, जिसे कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइन की फ्लाइट से टोक्यो पहुंचकर एयर इंडिया की फ्लाइट 301 पकड़नी थी। इस तरह एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स को निशाना बनाया गया था। अपने अपने समय पर दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट्स दोनों बैगेज को लेकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए टेक ऑफ कर जाती है, लेकिन बड़ी चालाकी से एम सिंह और एल सिंह फ्लाइट में चढ़ते ही नहीं है। रात के 8:22 पर कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट 30 पैसेंजर्स को लेकर वैंकूवर से टोरंटो पहुंचती है। इसमें सवार कुछ पैसेंजर्स को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पकड़नी थी, इसलिए उनके बैगेज को उस फ्लाइट में शिफ्ट करने के लिए चेक किया जाने लगा। कनाडा में 6 सेपरेटिस्ट द्वारा एयर इंडिया को दी जा रही धमकी को देखते हुए एयर इंडिया ने बैगेज और पैसेंजर्स को एग्जामिन करने के लिए सिक्योरिटी को बढ़वा दिया था, जिसके बाद एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होने वाली सभी चीजों को एक्सरे मशीन या फिर PDD-4 एक्सप्लोजिव स्नाइपर से चेक करना जरूरी था। इत्तेफाक से उस दिन एक्सरे मशीन खराब थी, इसलिए PDD-4 एक्सप्लोजिव स्नाइपर से जांच का काम किया जा रहा था। मंजीत का बैगेज भी उसके बिना ही टोरंटो पहुंच चुका था। इस जांच के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के पास मंजीत का बैग आया, जिसकी जांच करने पर उन्हें हल्की सी बीप की आवाज सुनाई दी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इसे खतरा ना मानते हुए इग्नोर कर दिया। बैगेज की जांच के बाद एयरपोर्ट स्टाफ सभी बैगेज को फ्लाइट 182 में रख देता है। प्लान के मुताबिक मंजीत यहाँ भी फ्लाइट में नहीं बैठा था, जबकि उसका बैग खूंखार वारदात को अंजाम देने के लिए प्लेन में सवार किया जा चुका था। इंजन में खराबी के चलते ये फ्लाइट करीब 1 घंटे 40 मिनट की देरी से 12:15 पर टोरंटो से मॉन्ट्रियल के लिए रवाना हो जाती है। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर कुछ और पैसेंजर्स सवार होते हैं, जिससे इस विमान में कुल 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर समेत 329 लोग हो चुके थे, जिनमें से 268 भारतीय मूल के कैनेडियन सिटीजन्स थे जो कनाडा से इंडिया आ रहे थे। वही प्लेन में 24 इंडियन सिटीजन्स और 27 ब्रिटिश सिटीजन्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद फ्लाइट अपने अगले डेस्टिनेशन हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ कर जाती है, जहां इस फ्लाइट में रिफ्यूलिंग भी की जानी थी। उधर वैंकूवर से उड़ी कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। यहां से कई पैसेंजर्स को एयर इंडिया की फ्लाइट 301 को पकड़कर बैंकॉक जाना था, इसलिए बैगेज हैंडलर जल्दी उनके सामानों को फ्लाइट में शिफ्ट कर रहे थे। इनमें एल सिंह का भी बैग था, जो एम सिंह की तरह ही फ्लाइट में नहीं चढ़ा था। बैग्स को इधर से उधर करने के दौरान ही अचानक से बैगेज एरिया में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 2 बैगेज हैंडलर्स की मौत हो गई। दरअसल बब्बर खालसा के आतंकियों ने बॉम्ब की प्लानिंग फ्लाइट के लिए ही की थी, लेकिन उनसे इस दौरान एक गलती हो गई थी। दरअसल कनाडा और अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम चलती है। यहाँ गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और सर्दियों में इसे 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। आतंकियों ने इसकी प्लानिंग कैनेडियन टाइम के हिसाब से की थी, जबकि जापान डे लाइट सेविंग टाइम को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये बॉम्ब धमाका करीब 1 घंटे पहले नारिता एयरपोर्ट पर ही हो गया था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन किस्मत से एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्रियों की जान बच गई। जिस समय टोक्यो में यह विस्फोट हुआ, उससे करीब 1 घंटे बाद एयर इंडिया की फ्लाइट 182 आयरिश कोस्ट से करीब 120 मील की दूरी पर अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ान भरते हुए तेजी से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन लंदन की ओर बढ़ रही थी। तब सुबह के करीब 7 बज रहे थे। फ्लाइट के आयरिश एयर स्पेस में एंटर करने के बाद से ही आयरलैंड का ATC फ्लाइट के साथ कांटेक्ट में बना हुआ था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्होंने देखा कि फ्लाइट 182 अचानक उनके रेडार से गायब हो गई है। कई मिनटों तक जब उनका फ्लाइट 182 से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो वहां के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अनहोनी की आशंका को देखते हुए फ्लाइट 182 के आसपास फ्लाई कर रहे प्लेन से कांटेक्ट किया गया, लेकिन उनके पास भी फ्लाइट 182 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी।
प्लेन आखिर उन्हें तब दिखाई देता जब वो आसमान में होता, जबकि उस वक्त तक प्लेन में रखा बॉम्ब विस्फोट हो चुका था, जिसने करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर बीच आसमान में प्लेन के चीथड़े कर दिए थे, जिस वजह से उसमें सवार 86 बच्चों समेत सभी 329 लोगों की जान चली गई। इन सभी बातों से अनजान अथॉरिटीज ने 7:30 पर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए फ्लाइट 182 को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। प्लेन के रेडार से गायब होने वाली लोकेशन के पास से गुजर रहे कार्गो शिप से कांटेक्ट कर इस प्लेन के बारे में जानकारी मांगी जाने लगी। इंसिडेंट के करीब 2 घंटे बाद लगभग सुबह 9 बजे एक मर्चेंट शिप लॉरेंटियन फॉरेस्ट घटनास्थल के पास से गुजर रहा था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर शिप के क्रू को किसी फ्लाइट का मलबा और पानी में तैरती हुई डेड बॉडीज दिखाई देती है। तुरंत रेस्क्यू टीम को इसकी खबर दी जाती है। ये फ्लाइट 182 का ही मलबा था, जिसके डिस्कवर होने के कुछ ही देर बाद छोटी बोट्स को समुद्र में उतार दिया गया और डेड बॉडीज को पानी से निकाला जाने लगा। रेस्क्यू को तेज करने के लिए ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का प्लेन और फिर आयरिश नेवल शिप ले एस्लिंग भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। साथ ही 19 वेसल्स और कुछ स्मॉल फिशिंग बोट्स को भी आसपास के एरिया में लगा दिया गया। उस समय समुद्र में तेज तरंगे हिलकोरे ले रही थी, जिससे रेस्क्यूअर्स का काम काफी मुश्किल हो गया था। फिर भी वो हिम्मत करके अपने काम को जारी रखे हुए थे। लेकिन कई घंटे की इस कड़ी मशक्कत के बाद भी केवल 132 लाशों को निकाला जा सका, जबकि बाकी की 197 डेड बॉडीज को समंदर की लहरें बहाकर दूर ले गई, जिन्हें कभी नहीं खोजा जा सका। बाद में पोस्टमार्टम में पता चला कि कुछ लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। 8 लोगों को फ्लेल पैटर्न की चोटें आई थी, जो इंडिकेट करती थी कि जब बम के फटने पर फ्लाइट के टुकड़े हुए तो वो लोग आसमान में ही प्लेन से बाहर निकल पड़े थे, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं 26 लोगों की जान पानी में डूबकर और 25 लोगों की जिंदगी डायरेक्ट एक्सप्लोजिव की चपेट में आने से गई थी। इस हादसे में नदिया के पार के पॉपुलर एक्टर इंदर ठाकुर भी अपने परिवार सहित अपनी जान गंवा बैठे थे, जो हादसे वाले दिन एयर इंडिया की फ्लाइट 182 से ही इंडिया लौट रहे थे। जब इस खूंखार वारदात की खबर कनाडा और इंडिया तक पहुंची तो विक्टिम्स की फैमिलीज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सभी मरने वालों में आधे से ज्यादा लोगों की लाशें तक बरामद नहीं हो सकी थी, जिस वजह से उनके परिवार वाले उन्हें जिंदा तो क्या, उनकी डेड बॉडीज तक को नहीं पा सके थे, जिसका वो अंतिम संस्कार कर पाते। ये वर्ल्ड एविएशन हिस्ट्री के सबसे पहले टेरर अटैक्स में से एक था, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के तुरंत बाद इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की जाने लगी। इस घटना के करीब 1 घंटे पहले टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट पर भी एयर इंडिया की फ्लाइट 301 के बैगेज कार्गो में बॉम्ब धमाका हुआ था। इसलिए दोनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़कर देखा गया तो दोनों ही इंसिडेंट्स में काफी सिमिलैरिटीज निकलकर सामने आई। दोनों ही फ्लाइट्स को निशाना बनाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लिया गया था, जिनका इस्तेमाल केवल एक्सप्लोजिव से भरे बैगेज को एयर इंडिया की फ्लाइट्स में पहुंचाने के लिए किया गया था। CSIS के एजेंट रे कॉब्जी को जब इस बॉम्बिंग के बारे में पता लगा तो उसके मुंह से यही निकला था कि यह तलविंदर परमार का ही कारनामा है। CSIS के पास तलविंदर परमार और उसके साथियों के बीच बॉम्ब बनाने से लेकर प्लेन का टिकट्स बुक करने तक की बातचीतों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी। लेकिन फिर भी हैरानी की बात थी कि इस घटना के कई साल बाद भी इसमें शामिल दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका था। इस बॉम्बिंग में 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे, लेकिन फिर भी कैनेडियन अथॉरिटीज ने कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बजाय सबूतों को इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली तोड़ा मरोड़ा। उनके पास जो ओरिजिनल पंजाबी में कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाकर उनको डिलीट कर दिया था, जिस कारण कोर्ट ने इसे सफिशिएंट प्रूफ नहीं माना। पुलिस ने तलविंदर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा से जुड़े कई लोगों के खिलाफ केस जरूर दर्ज किया, लेकिन इसमें से किसी एक को भी जेल नहीं भेजा। हद तो तब हो गई जब 1 साल बाद 29 अप्रैल 1986 को कोर्ट की गवाही में इंदरजीत सिंह रियात ने माना कि उसके पास एक्सप्लोजिव मटेरियल था, लेकिन फिर भी उसे केवल $2000 का फाइन लगाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए अपने परिवार समेत ब्रिटेन में जाकर बस गया।
लेकिन जापान में हुए बॉम्ब धमाके के एविडेंसेस जापान पुलिस के पास थे। इस कारण वहां 2 लोगों की हत्या के जुर्म में रियाद को अरेस्ट कर कनाडा वापस लाया गया, जहां उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस पूरे अटैक के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को अरेस्ट तो किया गया, लेकिन एविडेंस की कमी का बहाना करके उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान चला गया और वहां से साल 1992 में एक बार फिर पंजाब लौट आया। उसका गुमान था कि वो सैकड़ों लोगों की जान लेकर पंजाब में शांति से रह लेगा, लेकिन पंजाब घुसते ही पुलिस उसके पीछे लग गई और एक दिन पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर कर मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौत के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने ही उसे अपना मानने से इनकार कर दिया और उस पर भारत का सीक्रेट एजेंट होने का आरोप लगाया। कनाडा के खालिस्तानियों का कहना था कि तलविंदर परमार ने इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर प्लेन गिराने की साजिश रची थी ताकि इंडिया में चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट को खत्म किया जा सके। इस घटना के करीब 15 साल बीत जाने के बाद साल 2000 में कैनेडियन पुलिस ने अजैब सिंह बागरी और रिपु दमन सिंह मलिक पर केस दर्ज किया, जो इस बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे। कनाडा में यह मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि इसे एयर इंडिया ट्रायल का नाम दिया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ढीली और विटनेसेस के लिए खतरों से भरी थी। केस के दौरान एक विटनेस की हत्या कर दी गई, जबकि एक विटनेस को पुलिस प्रोटेक्शन में रखना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अलग कोर्ट रूम बनाया गया, लेकिन एक बार फिर से कोर्ट ने एविडेंस की कमी का बहाना देकर बागरी और मलिक को रिहा कर दिया। वही रियाद को एयर इंडिया 182 बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में अलग से 5 साल और फिर 2010 में कोर्ट में झूठ बोलने के लिए 9 साल की सजा सुनाई गई। हमले वाले दिन एक्सप्लोजिव से भरे बैग पहुंचाने वाले दोनों शख्स एम सिंह और एल सिंह के बारे में कैनेडियन पुलिस आज तक कुछ पता नहीं लगा पाई और वो दोनों मुजरिम कनाडा में खुली सांस लेते रहे। काफी सालों बाद भी इतने बड़े हादसे में कोई बड़ी कार्रवाई ना करने की वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट की चौतरफा आलोचना हो रही थी। विक्टिम्स के परिवार वाले सड़कों पर उतर आए थे और सरकार से इसकी सुनवाई पब्लिक में करवाने की मांग कर रहे थे। भारी दबाव के बीच 2006 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जॉन मेजर के नेतृत्व में एक कमीशन बनाई और एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग की जांच के लिए पब्लिक इंक्वायरी के आदेश दिए। जॉन मेजर कमीशन ने अपनी जांच में पाया कि इस हमले के मुख्य आरोपी तलविंदर सिंह परमार और उसके साथियों को CSIS के एजेंट्स ने जंगल में बॉम्ब की टेस्टिंग करते देखा था, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी थी। CSIS को बॉम्ब बनाने से लेकर प्लेन में टिकट्स बुक करवाने तक की खबर थी, लेकिन फिर भी ना तो उन्होंने इस वारदात को होने से रोका और ना ही बाद में कल्प्रिट्स को पनिश किया। इस कमीशन की इंक्वायरी ने कैनेडियन गवर्नमेंट और उसकी सभी जांच एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी थी। भारत में भी इस हमले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कृपाल कमीशन बनाई गई थी, जिसमें पता चला कि इस बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड तलविंदर परमार ही था। एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग की इन्वेस्टिगेशन को कैनेडियन गवर्नमेंट ने 20 साल से भी ज्यादा खींचा और इस पर 130 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स खर्च किए, लेकिन इतनी महंगी और लंबी जांच के बावजूद 329 लोगों के कातिलों में से केवल एक शख्स रियाद को ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सका और वो भी 2017 में रिहा हो गया। उसके अलावा सभी कातिल आज भी खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं।